चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी प्यारे बच्चों, वो संपूर्ण भारत का इतिहास अर्थात हिस्ट्री की क्लास रहेगी। और इसमें जो है हम संपूर्ण हिस्ट्री कम समय में कवर करेंगे। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमने यहाँ पर कवर ना किया हो। जैसे कि आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, वैदिक युग है। वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल शासन। और जो छोटे छोटे प्यारे बच्चों प्रमुख राजवंश रह गए हैं, जैसे संगम है, चोल है, चेर है, पांड्य वंश, वो भी हमने यहाँ पर जो है कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे वेद से, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है वेद, तो वेद जो था उसके संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी थे, ठीक है। वहीं आपको एक बात याद रखना है, वेदों की जो संख्या थी, वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? तो देखिए ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए अगर बात करें कि उपवेद कौन से हैं, तो 4 ही जो है हमारे उपवेद भी हैं। क्या? ये तो वेद हो गए प्यारे बच्चों। उपवेद अगर कहता है, उपवेद अगर कहता है तो वो भी आपके 4 ही हैं। कौन कौन से? तो देखिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आपका शिल्प वेद। अब इनको पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र कहलाते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले उदरवयु कहलाते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले उद्गात कहलाते हैं, और अथर्ववेद का निर्माण जो किया गया था वो अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। और ये सबसे जो है कह सकते हो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। कौन सा वेद है? नवीन वेद। अगर प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सही है। वहीं आगे ध्यान रखना है कि देखिए आयुर्वेद, क्या? आयुर्वेद के निर्माता कौन है? तो धन्वंतरी हैं। धनुर्वेद के तो विश्वामित्र हैं, और आपका गंधर्व वेद के तो भरत मुनि हैं, शिल्प वेद के विश्वकर्मा हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अगर वेदों के बारे में, तो जो आपका ऋग्वेद है इसमें कितनी पुस्तकें शामिल हैं या कितने मंडल शामिल हैं? तो 10 मंडल शामिल हैं जिन्हें आप पुस्तकें बोल सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? तो मंडल शामिल है जिन्हें आप पुस्तकें बोल सकते हो। वहीं लगभग 10,462 ऋचाएं हैं जिसे आप छंद कहते हो, 1028 सूक्तियां जिन्हें आप भजन कहते हो। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 10,462 है इसका डाटा अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 10,462 जो है ये NCERT का एक वो है, ठीक है। वहीं देखिए ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो आपका ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो है आपका तीसरे मंडल में वर्णित है, ठीक है। 10वें मंडल में जो है ये वैसे तो सबसे बड़ा मंडल है। अगर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आप कहोगे कि सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां मंडल है, और इसमें ही पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि जो है सामवेद को। कौन सा? तो सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। किसका? संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में जो है गद्य का वर्णन किया गया है, ठीक है, और पद्य का भी वर्णन किया गया है। तो आप कह सकते हो यजुर्वेद में गद्य और पद्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में जो प्यारे बच्चों है आपका अथर्ववेद में, इसमें 731 तो मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। और ये वेद जो है आप ये समझ लो रोग निवारण, समन्वय,
विवाह, टोना टुटका, जादू, औषधियाँ, श्राप, वशीकरण, इन सब के बारे में जो है बताता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वेद जो है हमारे चार के चारों अगर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, चार के चारों अगर आपस में मिल जाते हैं तो उनका एक नाम हो जाता है जिसे हम कहते हैं संहिता। ठीक है, क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो आशा करता हूं ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। किसकी? प्रागैतिहासिक काल विभाजन की। अगला पॉइंट है, देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है ये आपका 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पुरापाषाण काल की, फिर बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, फिर बात करेंगे नवपाषाण काल की, फिर बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की। देखिए जो पुरापाषाण काल है वो 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जाता है। जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक जाता है। जो नवपाषाण काल है वो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक जाता है। ताम्र पाषाण काल या ताम्र युग जो है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,500 ईस्वी पूर्व तक जाता है। यहां पर आपने इसके देखे 4 पार्ट, लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमसन। क्या नाम था प्यारे बच्चों? थॉमसन। थॉमसन ने इसको मात्र 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में डिवाइड किया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। प्यारे बच्चों जो पुरापाषाण काल है, अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट ब्रुसफुट। क्या नाम रहेगा उनका? रॉबर्ट और आपका ब्रस और फुट। इनको जो है प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। माना जाता है कि 1863 ईस्वी में इन्होंने जो है खोज की थी। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें पुरापाषाण काल की, किसकी बात करें? पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में जो लोग रहा करते थे, पुरापाषाण काल में जो लोग रहा करते थे उनको शिकार का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? शिकार का ज्ञान नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि वो लोग कच्चा मांस खाना पसंद करते थे। कैसा मांस खाते थे? तो कच्चा मांस जो है वो खाया करते थे। ठीक है ना, क्योंकि उनको शिकार का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उससे अनभिज्ञ थे। ठीक है, पत्थर के उपकरण बनाते थे और पत्थर के उपकरण को वो पेबुल कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पेबुल कहा करते थे। वहीं एक स्थान था प्यारे बच्चों जिसे आप कहते हो पल्लवरम। क्या था? पल्लवरम नामक स्थान से जो है हस्त कुठार मिली थी। क्या मिली थी? हस्त कुठार। बात ये आती है कि एक्चुअल में पल्लवरम स्थान है कहाँ, तो ये आपका पड़ता है टीएन में, अर्थात तमिलनाडु में आपका ये स्थान पड़ता है। देखिए आगे अगर मैं बताऊं आपको पुरापाषाण काल के बारे में, तो प्यारे बच्चों आग जलाना इन्होंने यहीं पर सीखा था। आग जलाना कहाँ पर सीखा था? यहीं पर सीखा था। और आग जलाने के साक्ष्य देखिए कहाँ से, पहले तो आग जलाना सीखा और इसके साक्ष्य कहाँ मिले प्यारे बच्चों? तो इसके साक्ष्य मिले थे हमें चीन से। ठीक है, चीन का एक स्थान था चाओजू गोजियान, वहां से मिले थे। जीवन इनका यहाँ पर जो है पुरापाषाण काल में अस्थिर था, खाना बदोश था। लेकिन याद रखना एक चीज और थी जिसे आप बोलते हो चित्रकारी। क्या थी? चित्रकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर थी, बहुत ज्यादा उसमें थी, अग्रज थी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहीं पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त किए गए पुरापाषाण काल में, और उसके जो है भीम बेटिका की गुफाएं प्राप्त की गई।
किसकी गुफाएं? तो भीम बेटिका की गुफाएं। प्यारे बच्चों, भीम बेटिका की गुफाएं जो हैं वो कब खोजी गई थी, क्वेश्चन अगर करता है तो 1957 से 58 के मध्य जो है खोजी गई थी। ये बात आपको याद रखना। खोजा किसने था अगर ये सवाल करता है तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वाकड़कर। क्या नाम था? वाकड़कर। तो इन्होंने जो है गुफाओं को खोजा था। पूरा नाम वीएस वाकड़कर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ अगर मैं कहूँ तो एमपी में तो है ही। एमपी में कौन से स्थान में प्यारे बच्चों? तो आप कह सकते हो कि रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला रहेगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि ये चित्रकारी जो होती थी ये शैल चित्रकारी होती थी। कौन सी चित्रकारी होती थी? शैल। इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। कौन से? एक तो लाल प्यारे बच्चों और दूसरा रंग जो होता था वो हरा रंग होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात अब आती है कि शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से खोजे गए। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि पुरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे जो है आपके महाराष्ट्र के पाटन से खोजे गए। कहाँ से? पाटने से खोजे गए। तो महाराष्ट्र के पाटने से खोजे गए और महाराष्ट्र के पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके क्या पाए गए? छिलके पाए गए प्यारे बच्चों। तो छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए। इस खोज ने पुरा पाषाण के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग की उपस्थिति को जो है साबित कर दिया। ठीक है, आ जाओ बात करेंगे अब मध्य पाषाण काल की। किसकी? मध्य पाषाण काल की। देखिए, अगर बात करें, क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है कि किस काल को जो है लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि लघु पाषाण काल के रूप में जो है आपका मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यहीं पर इन्होंने जो है इनके लोगों ने शिकार करना शुरू किया था। शिकार करना शुरू किया तो इसका मतलब है तीर कमान का प्रयोग शुरू किया। किसका प्रयोग शुरू किया? तो तीर कमान का प्रयोग शुरू किया। शिकार को यहाँ पर इनका जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। ठीक है, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था और ये जो है चापर, चापिंग, हैंड एक्स, ड्यूरिंग तकनीक का इस्तेमाल करने लगे थे। चापर, चॉपिंग, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह इस सब का इस्तेमाल करने लगे थे। बहुत पूछता है। ठीक है, मछली पकड़ने और जो है जानवरों को पालतू बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि पहला जानवर इन्होंने पालतू क्या बनाया? तो कुत्ता बनाया था। क्या बनाया था? कुत्ता इन्होंने पालतू बनाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं देखिए, अगर मैं कहता हूं कि पशुपालन के साक्ष्य, ये लोग पशु भी पालने लगे थे और पशुपालन के जो साक्ष्य थे, पशुपालन के साक्ष्य वो आप कह सकते हो कि आदमगढ़ से मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ जो है ये कहाँ पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एमपी में। ठीक है, अच्छा, कुत्ता पालने के साक्ष्य प्यारे बच्चों कहाँ से मिले? कुत्ता पालने के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? तो आप कह सकते हो राजस्थान से कुत्ता पालने के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बाजौर एक स्थान पड़ता है। क्या स्थान पड़ता है? बाजौर। तो वहां से प्राप्त हुए थे। बाजौर राजस्थान से प्राप्त हुए थे। ब्रह्मागिरी मैसूर में, नर्मदा के पास विंध्याचल पर्वत और उधर गुजरात के माइक्रोलिथ हैं, यहां से जो है बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि बर्तन बनाना इन्होंने मिट्टी से सीखा। ठीक है, इसके साक्ष्य कहां से मिले? तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कीजिए कि जो मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल, इसी में इन्होंने बर्तन बनाना भी सीखा। क्या सीखा? बर्तन बनाना भी सीखा। और इसके साक्ष्य कहां से मिले? तो इसके साक्ष्य प्रयागराज से मिले। प्रयागराज प्यारे बच्चों आपका कहां है? तो प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
एक बात और ध्यान रखना, माना जाता है कि मध्यकाल में ही या मध्य पाषाण काल में ही प्यारे बच्चों शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसको? शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ कहाँ से मिले, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों? आप कहना, देखिए एक तो दमदमाओ, क्या एक क्या कहोगे? दमदमा। देखिए एक स्थान पड़ता है आपका दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है, तो आप कह सकते हो हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। दूसरा लेखैया, ठीक है, दूसरा क्या एक स्थान है जिसका नाम है लेखैया। लेखैया ये कहाँ पड़ता है? लेखैया, तो आप कहोगे यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? मिर्जापुर में आपका ये पड़ता है। ठीक है। तीसरा लंक, लंकनाज। ठीक है, क्या? लंक, तो घा बनाना, घा नाज, लंगनाज। ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चौथा आपका महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों आपका? तो ये यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से जो है शव दफनाने के साक्ष्य मिले। दमदमा में एक ही कब्र से समझ लो 3 समाधि मिली थी। कितनी समाधि? एक ही कब्र से 3 समाधियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, और यहाँ ले कहा से, यहाँ से 17 नर कंकाल मिले भाई साहब। कितने कंकाल? 17 नर कंकाल मिले। ठीक है, और यहाँ से लंकरा से पहले जो पशुओं की हड्डी के साक्ष्य मिले। ठीक है, और मौदहा से यहाँ से युगल समाधियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? युगल समाधि जो है प्राप्त हुई थी। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अभी आपने स्टडी कर लिया मध्य पाषाण काल का। आइए बात करेंगे नव पाषाण काल की। प्यारे बच्चों नोट्स बनाइएगा आप। ठीक है, मैं कम डाटा में बहुत सारा डाटा आपको करवा रहा हूं, तो नोट्स बनाइएगा। देखिए नव पाषाण काल की बात करें तो आप एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर कृषि का हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें पहिए की खोज हुई नव पाषाण काल में, कृषि शुरू हुई, और जो है ये जो पत्थर लिखे हैं, पत्थर माइक्रोलिथ, तो आप कह सकते हो कि इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थर थे जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए कृषि का एक अपना छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, उस पर अगर मैं बात करूँ, किसमें? कृषि में। तो एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कृषि का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है प्यारे बच्चों। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे पड़ता है? तो आप कहेंगे कि बोलन नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो बोलन नदी के किनारे पड़ता है। पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान को प्यारे बच्चों एक स्थान है पाकिस्तान में जिसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे बलूचिस्तान नाम है, और बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के नाम से जो है ये ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, फिर देखिए यहीं पर जो है शिल्प का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? नवपाषाण काल में ही प्यारे बच्चों। तो शिल्प का भी प्रयोग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए इनाम गांव नामक एक प्रारंभिक बस्ती थी, वहां पर साक्ष्य मिले। बुर्ज होम कश्मीर में साक्ष्य मिले। कोल्डी हवा यूपी में साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ प्यारे बच्चों पाकिस्तान मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए एक बात और समझना, जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा है ये प्यारे बच्चों यूपी में कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज में पड़ता है। ये क्यों जाना जाता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? तो धान की खेती के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्रयागराज कोल्डी हवा से। अब देखिए समझ लो बुर्ज होम कश्मीर। तो देखिए बुर्ज होम कश्मीर में गर्तावास मिला। क्या मिला? गर्तावास। अच्छा गर्तावास का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे वाले घर। कहने का मतलब है इनका आवास जो हुआ करता था वो गड्ढे में हुआ करता था। दूसरा, बुर्ज होम से एक चीज और मिली, तो मानव के साथ कुत्ते का शव मिला। क्या मिला? मानव के साथ प्यारे बच्चों आपका मानव के साथ
कुत्ते का शव जो है प्राप्त हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुत्ते का शव जो है प्राप्त हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक स्थान पड़ता है प्यारे बच्चों हथनौरा। क्या पड़ता है? हथनौरा। हथनौरा जो पड़ता है वो एमपी में पड़ता है, अर्थात मध्य प्रदेश में। और वहां से जो है मानव की खोपड़ी मिली है। किसकी खोपड़ी मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है। तो ये बात याद रखना आप नवपाषाण काल में। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण युग जो है प्यारे बच्चों, इसी में तांबे की खोज की गई। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो तांबा है। वहीं बात करें तांबे की अगर, कि इन्होंने तांबा खोजा और तांबे के बाद जो है प्यारे बच्चों, तांबे के बाद जो है मनुष्य ने फिर कांसा खोजा। क्या खोजा? कांसा। और कांसा के बाद जो है मनुष्य ने क्या खोजा? तो आप कहोगे लोहा खोजा, क्योंकि मनुष्य खेत जोतने लगा था। ठीक है, तो क्या खोजा उसके बाद? तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि लोहा जो है बाद में खोजा गया है। ठीक है, तांबा को हम क्या कहते हैं? तो कॉपर कहते हैं प्यारे बच्चों। तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। कांसा को हम क्या कहते हैं? तो ब्रॉन्ज कहते हैं प्यारे बच्चों, कांसा को ब्रॉन्ज। और इसको हम जो है आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं लोहा को। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगर पहली धातु बोलता है तो आप क्या कहोगे? तांबा। पहली मिश्र धातु बोलता है, पहली मिश्र धातु अगर बोलता है तो आप कहोगे कि कांसा। ठीक है, लोहा तो आप जानते ही हो। ठीक है, वहीं अगर कांसे की बात करें तो तांबा इसमें कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 88% होता है। और बचा कितना? टिन। तो 12% आपका टिन बचा। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है। अब देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कि लोहा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोहा के साक्ष्य, तो प्यारे बच्चों लोहा के साक्ष्य एटा से मिले हैं। एटा कहां पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। देखिए अगर बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों गुप्त काल में पुराणों की रचना की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा है। देखिए वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 है। वेद 4 हैं, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक कितने हैं? तो 13 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अल बरूनी थे। ठीक है, वहीं उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन की विषय वस्तु है। ब्राह्मण शब्द जो है संबंधित है तो कर्म कांड से संबंधित है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो आप कहोगे अलवर संतों के द्वारा माना जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों जय संहिता है। ठीक है, महाभारत रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी और इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो रज्मनामा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। किसमें बात करेंगे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। सन 2024 में इसका नाम बदल के सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है, मतलब सरस्वती जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता की खुदाई के बारे में, तो जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा उत्तरी एरिया है, कौन सा एरिया है प्यारे बच्चों? उत्तरी एरिया। तो मांडा है, मांडा जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। और कहाँ बसा हुआ है? तो ये ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी? चिनाब नदी। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
प्यारे बच्चों दक्षिणी की बात करें तो दाइमाबाद है, ठीक है, दैमाबाद या दाइमाबाद कुछ भी बोल सकते हो। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर? तो प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूर्वी की बात करें प्यारे बच्चों, पूर्वी की, तो याद रखना पूर्वी में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, यह आपका प्यारे बच्चों मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कौन सी नदी? तो हिंडन नदी। इधर अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में आपको ध्यान रखना है सुतकांगेडोर, ठीक है। कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में, दास्क नदी के किनारे। तो ये बात आपको यहाँ पर पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, खोज की अगर मैं बात करूं तो 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आप याद रखेंगे राय बहादुर साहनी जी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? राय बहादुर साहनी जी। हालांकि बात 1856 की अगर मैं करूं, 1856 में, तो रेलवे ट्रैक पढ़ने के दौरान सर जॉन मार्शल के द्वारा कुछ अभिलेख प्राप्त हुए थे, कुछ पुराने अवशेष प्राप्त हुए थे, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगाया था उन्होंने कि क्या यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो सर जॉन मार्शल 1856 में जब ये काम करा रहे थे तो उनको वहां पर थोड़ी सी कुछ चीजें मिली थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मैंने पीछे आपको बताया था। देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने की थी। एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि मोहनजोदड़ो जो है इसी में एक स्नानागार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? स्नानागार प्राप्त हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्नानागार जो था ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड था। 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.1 मीटर के समथिंग चौड़ाई थी और 2.43 मीटर इसकी गहराई थी, ठीक है। वहीं अग्निकुंड यज्ञ वेदी जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो प्यारे बच्चों भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आग की खोज किसने की थी? तो मतलब किस समय हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। सबसे पहले पालतू कौन बनाया गया था? तो कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जीव बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक की सभ्यता थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो प्यारे बच्चों रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? तो लोथल है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? तो लोहे से ये लोग अनभिज्ञ थे, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो रंग प्रयोग किया जाता था वो लाल रंग प्रयोग किया जाता था। मृदभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं प्यारे बच्चों? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा की? तो प्यारे बच्चों मात्र देवी की पूजा करते थे और उर्वरता की देवी मानकर ये धरती की भी पूजा किया करते थे। सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई थी। प्यारे बच्चों सिंधु घाटी के लोगों के जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का इन्होंने जो है प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये करता है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहां से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए अगला ये बात करेंगे प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बुद्ध जन्मे थे, कहने का मतलब है लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी कह सकते हो आप, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता प्यारे बच्चों इनकी माया देवी थी। इनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी और जब मृत्यु हो जाती तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी या फिर सौतेली माँ कह सकते हो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है यशोधरा नाम की एक युवती से विवाह कर लिया था और पुत्र का नाम प्यारे बच्चों राहुल था। इनके जीवन के 4 दस बहुत अनमोल हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। तो ये चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। बात करें अगर इनकी मृत्यु की तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध के गुरु कौन थे प्रथम? तो अलार कलाम जो है इनके पहले गुरु थे। और अगर बात करें तो जैसे अलार कलाम के बाद इन्होंने
किससे शिक्षा ली? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, क्या याद रखोगे? रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली थी, जिससे उन्होंने उनसे योग का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें तो बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था प्यारे बच्चों? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। इनके त्रिरत्न क्या थे? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, ये इनके त्रिरत्न थे। वहीं बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी थी? जातक थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। पिटक जो है 3 प्रकार का है। ठीक है, बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कौन सी है? तो चैत्य मंडप जो है उसके पूजा स्थल को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। अजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो मक्खली गोसाल था। तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे यहाँ पर अब हम जैन धर्म की। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म की। जैन धर्म पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे प्यारे बच्चों? ऋषभदेव प्रथम आपने समझ लिए। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। वहीं एक बात याद रखना, 23वें प्यारे बच्चों बहुत पूछता है, तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, जो काशी के एक बहुत ही अच्छे शासक अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है कल्पसूत्र से मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो महावीर जो थे आपके, इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, उनका नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था बुद्ध के, ये बात आप ध्यान रखना, कोई गड़बड़ मत करना। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। वहीं अगर बात करें तो इनकी पत्नी थी प्यारे बच्चों, उनका नाम था यशोधा। ठीक है, क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोधा नाम था। वहीं बात करें, इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम प्यारे बच्चों वर्धमान था। 30 साल की उम्र में इन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे जो है इजाजत लेके 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है आपका जरम्बिक ग्राम एक था, उसके निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके जो दामाद थे वो ही इनके प्रथम अनुयायी थे, उनका नाम था जामिल। चलिए, तो देखिए, वैशाली में मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व हुई थी। और वहीं अगर बात करें तो जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व हुई थी। महावीर किस घराने से संबंधित है? तो क्षत्रिय महापरिवार से इनका संबंध है। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों ने सर्वाधिक उपदेश जो है दिए थे, तो वो मगध में दिए थे और मगध नरेश के यहाँ। ठीक है, देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण कह सकते हो, जैन व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, देखिए, इसके 2 संप्रदाय थे। जैन व्यवस्था के अनुसार कितने संप्रदाय थे? 2 संप्रदाय थे प्यारे बच्चों, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर। श्वेतंबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया गया है। उसे जो है अंग बाह्य आगम कहा गया है, या अंग आगम के बाहर कहा गया है। ठीक है, ये ग्रंथ अंग आगम के विस्तार हैं। वहीं अगर बात करें तो इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया है। और किस भाषा में प्यारे बच्चों? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, किस में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय जो थे प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, ये ईश्वर की मान्यता नहीं मानते थे। ठीक है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था प्यारे बच्चों, पीछे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इनकी जो बिछुड़ी थी उनका नाम प्यारे बच्चों आपका चंदना था। क्या नाम था? चंदना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, तो आइए बात करेंगे थोड़ी सी मगध साम्राज्य में। किसमें? मगध साम्राज्य। देखिए, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें? तो अंगुत्तर निकाय से जो है हमें 16 महाजनपदों का जो है वो मिलता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग थे।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है प्यारे बच्चों? तो गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार को माना जाता है। अमित्र घात के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। जनपद अवंती की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों घननंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो ईरानियों ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। ठीक है, जो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था उसे क्या कहते हैं? तो चाहे आप हेडेस्पीच का युद्ध बोल दो, चाहे वितस्ता का युद्ध बोल दो, चाहे झेलम का युद्ध बोल दो। सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे और पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हो गई थी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? तो चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जो रचना जो है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है? तो वो प्रशासन के लिए संबंधित है। उसमें प्रशासन का वर्णन किया गया है जो अर्थशास्त्र है। ठीक है, आगे देखिए चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो है यूनानी था वो मेगास्थनीज था। और इस मेगास्थनीज ने जो है आपके इंडिका पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन जो है प्रारंभ किया गया, वो अशोक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अशोक ने धर्म को कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था तो उसके बाद जो है इन्होंने धम्म स्वीकार कर लिया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप कहोगे अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फैंतलर द्वारा की गई थी। और अशोक के अभिलेखों को अगर किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी को पढ़ा था। वहीं अगर बात करें आगे तो हरिसेन का एक इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? नेपोलियन के नाम से। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों वृहद्रथ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की जो नींव है वो डाली थी। भरहूत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो आप याद रखोगे प्यारे बच्चों देवभूति को माना जाता है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार करवाया? तो 2 बार करवाया है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुमुख ने की थी। दसराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। आइए बात करेंगे आगे। देखिए अगर मैं कहूँ शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो यहाँ से कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के किसने चलवाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो। ठीक है, वहीं बात करें तो शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों के शासकों ने चलवाया था। कौन सा? शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का किसने चलवाया? तो सातवाहन शासकों ने जो है चलवाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। किसके चलवाए प्यारे बच्चों? चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब देखिए अगर बात करें तो रुपए का सिक्का शेर शाह सूरी ने चलवाया था। और आना का सिक्का किसने चलवाया? तो शाहजहां ने चलवाया। इस जगह मैंने पूरी सिक्कों से संबंधित ही डिटेल आपको बताई है। आगे आइए बात करते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनी हुई है या किसने बनवाई? तो कुषाण काल में बनवाई गई थी। ठीक है, देखिए कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो है प्रचलन हुआ था। चोल वंश के शासन में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था।
दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। चरक थे तो आयुर्वेद के जनक थे चरक। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों कौन था? तो वासुदेव जी जो थे ये कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे अगला गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश की। देखिए गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो प्यारे बच्चों वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? तो बीसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। ठीक है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए फोटो किसकी अंकित है? तो समुद्रगुप्त की। भारत का बिस्मार्क कहते हैं किसे? तो वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अशोक घोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते हैं। इस जगह जितने भी हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? प्यारे बच्चों हरिसेन था। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? तो उज्जैन को बनाई थी। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो रूपक और दीनार कहा जाता था। रजत को क्या कहा जाता है? रूपक, और जो है आपका स्वर्ण को दीनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? तो कुमारगुप्त था। ध्वस्त किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा 770 से 810 ईस्वी के मध्य हुई थी। मेहरौली में राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगई कोंड किसको कहा जाता था? तो राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते थे? गुप्त काल को कहते थे प्यारे बच्चों। और वहां की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। चलिए आइए कुछ प्रमुख राजवंशों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए वर्धन साम्राज्य, तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, चाहे वर्धन साम्राज्य आ जाए और चाहे पुष्यभूति वंश आ जाए, दोनों एक ही बात है। इसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति ही थे। ठीक है, देखिए पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर है। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्धमान थानेश्वर स्थान था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन एक थे। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक थे। और इसी वंश में शशांक आता है। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था और उसको जो है बोधि वृक्ष काटने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ? तो कन्नौज। स्थापित का मतलब स्थानांतरित किया था। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ह्वेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की है। ठीक है, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को ही कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि ह्वेनसोंग को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षचरित के लेखक थे। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया। कहा? तो नर्मदा नदी के तट पर। आगे अगर कहूं तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करवाता था। कहा? तो प्रयागराज में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु को कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नटराज की मूर्तियां कहाँ हैं? तो चोल काल की नटराज की मूर्तियां जो हैं किस काल की हैं? तो आप कहोगे चोल काल की हैं। ठीक है, चोल वंश की बात अगर प्यारे बच्चों मैं थोड़ी सी चोल वंश की करूं तो देखिए 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। कहने का मतलब जब पल्लव समाप्त हो जाते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो कुंजर मल्लन राज पेरुबच्चन थे। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही, राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, आइए आगे पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतेदुर्ग को माना जाता है।
और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्यों की राजधानी प्यारे बच्चों वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र था। ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता किस समय की थी? तो चोल वंश की थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। ठीक है। हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुड़ों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाण था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। संगम युग जो है इसका महान शासक कौन था? तो करिकाल संगम था। ठीक है। प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था, अलवई में। ठीक है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। चलिए बात करेंगे संगम काल की। किसकी बात करेंगे? संगम काल की। तो देखिए इस काल के वंशों में सबसे प्राचीन जो था चेर वंश था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ठीक है। केरल का प्राचीन नाम जो है चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वज्जी अथवा करूर को बनाया था। ठीक है। धनुष इनका जो है प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सेन गुट्टमन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा जो है बताया है। कड़गी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की शुरुआत लाल चेरों ने ही करवाई थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था आदिगेमान। क्वेश्चन पूछता है कि आदिगेमान किस वंश का राजा था? तो आप कहोगे कि आदिगेमान जो है वो चेर वंश का राजा था। इसी आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। चोलों, अब बात करेंगे चोलों। तो देखिए चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। ठीक है। चोल वंश की राजधानी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से पता चलती है। ठीक है। करिकाल जो है माना जाता है, करिकाल और एलारा ये दोनों जो है चोल के बहुत इंपॉर्टेंट जो है शासक हुआ करते थे। करिकाल जो है चोलों का पहला महानतम शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण इन्होंने जो है करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जिसे कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी करिकाल ने ही जो है करवाया था। बात एलारा की करें तो इन्होंने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक जो है प्यारे बच्चों आपका शासन किया था। ठीक है। आगे आ जाओ। देखिए अगर बात करें तो पांड्य वंश की, पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से जो है प्राप्त होती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक वंश था। इसकी राजधानी मदुरई थी। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह प्यारे बच्चों मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नेडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की जो है शुरुआत करवाई थी। यह राज्य मोतियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियां जो है क्षीण होती चली गईं और वंश जो है खत्म होता चला गया। चलिए बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो एक बात ये ध्यान रखना, 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। ठीक है। पहला आक्रमण इसका जो था वो 1001 ईस्वी में था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया गौरी को। ठीक है। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को। उसमें जो है धोखा हुआ था। किसके साथ धोखा हुआ प्यारे बच्चों? तो ये धोखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। उनके ही दोस्त थे जयचंद ने उनको धोखा दे दिया था और वो गौरी की तरफ मिल गया था। वरना इतनी हिम्मत गौरी में कहाँ थी कि पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर को हरा देता। वो उसने छल से हराया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है।
चलिए बात करेंगे हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसके द्वारा बनवाया गया, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ था, किसने बनवाया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के ने किस चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, क्या, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जो है भारत में चार जगह पर बना हुआ है, कहा, एक तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में बना हुआ है। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को ही कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई किसके समकालीन थी, तो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो प्यारे बच्चों 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, गुलाम वंश अर्थात सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन शुरू किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। आगे अगर बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। लाख बख्श किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्यारे बच्चों, ये लाखों का दान करता था। ठीक है। वैसे तो काफी अच्छा इंसान था मोहम्मद गौरी वगैरह की तुलना में, क्योंकि इन्होंने तो हमले किए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो ऐबक ने ही बनवाया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किसे किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। एकता सेना का गठन किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी प्यारे बच्चों, तो फारसी थी। ठीक है। आइए देखेंगे आगे। देखिए प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश में ही जो है आगरा नगर की या आगरा शहर की स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें तो गुप्तचर विभाग को संगठित किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। देखिए दो चीजें, दुअस्पा और सी अस्पा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये जहांगीर के द्वारा की गई थी। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलवाया था। वहीं शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था, तो वो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1221 ईस्वी में इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। वहीं अगर शासन पूछता है कि आक्रमण जब इसने किया था तो शासन कौन था, तो इल्तुतमिश के शासन में इसने जो है भारत में आक्रमण किया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में बना हुआ है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो जूना खां था। ठीक है। सनकी अर्थात पागल सुल्तान किसे कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। देखिए इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में ही आया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर प्यारे बच्चों आपका स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे कि हम्बुराबी शासक था कहाँ का, तो बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। अगला अगर मैं कहूँ आपसे कि घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये प्रथा शुरू करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करूं तो देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है। और यहाँ अगर मैं कहूँ आपसे तो गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना हुई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो जलालुद्दीन ही था। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ तो कड़ा मानिकपुर में
जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, अगर इसके बचपन की नाम बात करूं तो इसके जो बचपन का नाम था वो अली गुरसस्प था। और जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था बलवन के लाल महल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। राज्याभिषेक के तुरंत बाद इसने खुद को सिकंदर एसानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अलाउद्दीन का सेनापति था, उसका क्या नाम था, तो मलिक काफूर था। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। इसलिए जो है आप कह सकते हो कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया गया था। राणा रतन सिंह को मार दिया गया था वहां पर, ये बात आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। उन्होंने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दे दिया था। आज मानते हैं कि वो हीरा जो है ब्रिटेन में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि घोड़ा दागने और हुलिया बदलने, ठीक है, इसकी प्रथा किसने शुरुआत की थी, तो आप अलाउद्दीन को कह सकते हो। चराई कर और जो है गड़ी कर लगाने वाला भी प्रथम शासक कौन था, तो यही अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, अगला पॉइंट क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पहले बच्चों बहुत खतरनाक थी ये, बहुत खतरनाक। कहने का मतलब है अगर आप 1 किलो वजन दे रहे हो किसी को, 1 किलो चीनी अगर दे रहे हो और 1 किलो चीनी की जगह अगर 980 ग्राम चीनी हो गई, तो ये समझ लो कि 20 ग्राम ये मांस निकलवा लेता था। इतना खतरनाक और वैसी दरिंदा था, समझ रहे हो। फिर देखिए बात करेंगे विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी, हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे पेनुकोंडा थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय जो है शासन में थे। अगला मैं कहूँ तो कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास, जो है व्यास राज, इनको आंध्र भोज कहा जाता है। तो आंध्र भोज को ही अगर मैं कहूँ तो कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए अगर बात करें तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन गगू थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक, बहमनी वंश का अंतिम शासक कुली मुल्ला था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहमनी वंश से संबंधित जितने भी हैं। आइए प्यारे बच्चों बात करेंगे अब मुगल साम्राज्य की। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, किसकी, मुगल वंश की। तो जब मुगल वंश की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप समझोगे या मुगल साम्राज्य की, तो आप एक बात यहाँ पर यह ध्यान दे सकते हो कि मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी थे, देखिए अगर मैं बात करूं तो तैमूर के 5वें वंशज जिनका नाम था बाबर। ठीक है, क्या नाम था, बाबर। तो तैमूर के 5वें वंशज जिनका नाम था बाबर, तो बाबर जो है सबसे पहले यहाँ पर आता है। किसके बाद, तो जो आपका लोदी वंश था उसको हराने के बाद जो लोदी के चाचा भतीजे थे, उन्होंने जो है बाबर को फरगना से बुलवाया था, दावत दी थी कि आओ और जो है इसे हराओ लोदी को। तो बाबर वहां से तोप लेके आता है। भारत में सर्वप्रथम तोप किसने प्रयोग की थी, तो बाबर ने की थी। जब ये भारत आता है तो आने के बाद ये लोदी को हरा देता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ये हरा देता है उसे। तो पानीपत के युद्ध में हरा देता है और हराने के बाद ये वापस फरगना नहीं जाता है। तो ये कह सकते हो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बाबर आता है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर जिसे सलीम कहा जाता है, और सलीम के बाद जो है प्यारे बच्चों जहांगीर का बेटा आता है जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, शाह गुजा और मुराद बख्श दारा सिकोह। ठीक है, लेकिन यहीं तक ये बढ़िया चल पाता है, उसके बाद तो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि 1526 से 1857 तक वैसे ये जाता है। तो मैंने आपको बताया, अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आगरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा मतलब पहले आगरा में था, बाद में उसे उखाड़ कर मतलब उसकी कब्र को निकाल कर काबुल में दफनाया गया था। ये बहुत बड़ा
काम किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, अकबर का सिकंदरा आगरा में बना हुआ है, जहांगीर का लाहौर में बना हुआ है, शाहजहां का आगरा में बना हुआ है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में बना हुआ है। तो ये तो आपने मकबरे समझे, इसकी पृष्ठभूमि आपने थोड़ी समझ ली है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, कौन था प्यारे बच्चों? तो मुगल वंश साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। मुगल शासकों का सही क्रम क्या? तो देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद लास्ट में आता है बहादुर शाह। वैसे तो शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ठीक है, फिर देखिए बात करें तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, और बड़ा भी है। बाबर का जन्म, प्यारे बच्चों यहाँ पर जन्म है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बारे में बात करें तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। देखिए, बाबर जो था, इसने 4 युद्ध लड़े थे टोटल। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध। तो आप ये कह सकते हो कि पहला युद्ध जो था पानीपत का युद्ध था। मैंने आपको बताया था कि पहला युद्ध पानीपत का था, 1526 में लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की ही विजय हुई थी। दूसरा 1527 में खानावा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के साथ। तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदनी राय और जो है बाबर के बीच। चौथा घाघरा का युद्ध ये 29 में हुआ था, महमूद लोदी और जो है आपका बाबर के बीच। सबसे बड़ी बात ये रही कि इन सब युद्धों में जो है बाबर की ही विजय हुई थी। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि इन युद्धों के बाद जैसे 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा और 1530 में जो है ये मर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। फिर देखिए, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो खानवा का युद्ध मैं ये बता चुका हूँ आपको। बाबर नामा की रचना की थी, तो बाबर नामा की जो रचना की गई थी वो बाबर ने खुद लिखी थी। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। ठीक है, और यही रीजन था कि जब बाबर अपनी रचना खुद करता है तो लोगों को, जब ये मर गया तो लोगों ने उसे दफना दिया था आगरा में। लेकिन बाद में जब इसकी लिखित रचना को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि मतलब मैं जब मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए उसकी कब्र को निकालकर दोबारा काबुल में दफनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने दिया था। पीछे मैंने बताया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना। मैंने कहा था ना, भारत में सर्वप्रथम तोप किसने प्रयोग की थी? तो बाबर ने प्रयोग की थी। और तोप खाने की वजह से जो है ये जीत जाता है। हालांकि इसके पास 2 बहुत ही खतरनाक तोपांची भी थे। ठीक है, चलिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो लोदी के साथ हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध प्यारे बच्चों जो हुआ था ये 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। ठीक है, तो ये 1761 में हुआ था। ठीक है, देखिए आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। आगे समझिएगा, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूरख किसे कहा जाता है? तो जहांदर शाह को कहा जाता है लंपट मूरख। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर किला पंजाब में। ठीक है, अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुस समद को दी थी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था प्यारे बच्चों? तो अकबर ही था। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिच थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि अकबर को जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, कहाँ? सिकंदरा में। प्यारे बच्चों, सिकंदरा जो है ये आगरा के उसमें ही आता है। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में जो है राज्याभिषेक करवा लेता है। मुगल काल के राज की भाषा प्यारे बच्चों क्या थी? तो फारसी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था किसने? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा, मैंने क्या कहा? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आप कहोगे कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? तो फतेहपुर सीकरी में।
अगर मैं कहूँ, देखिए आपसे अगर मैं ये कहता हूँ अकबरी महल कहाँ बना हुआ है, तो आगरा में बना हुआ है। जहांगीरी महल कहाँ बना हुआ है, तो वो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। देखिए जहांगीरी महल अलग है और जहांगीर महल अलग है। अगर जहांगीरी महल बोलता है तो फतेहपुर सीकरी में लगाना है, अकबर ने ही बनवाया था। और जहांगीर महल बोलता है तो वो आप आगरा लगाओगे, ठीक है। अकबरी महल भी आप आगरा लगाओगे, आगरा का किला भी आप आगरा लगाओगे। अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया फतेहपुर सीकरी, क्या बताया प्यारे बच्चों, फतेहपुर सीकरी। अगर मैं फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो देखिए दीवान ए आम बना हुआ है, दीवान ए खास बना हुआ है, पंच महल बना हुआ है, हवा महल बना हुआ है, मरियम महल बना हुआ है, जामा मस्जिद बनी हुई है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो तुर्की सुल्तान का जो है महल भी बना हुआ है, तो बुलंद दरवाजा भी देखो वहाँ बना हुआ है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ आगरा की, तो देखिए दीवान एक खास एक आगरा में भी बना हुआ है, दीवान ए आम आगरा में भी बना हुआ है, शीश महल आगरा में भी बना हुआ है, ठीक है। नगीना मस्जिद आगरा में है, जामा मस्जिद आगरा में, मच्छी भवन आगरा में, ठीक है। लाल किला दिल्ली में है, मोती मस्जिद कहाँ है, तो आगरा में है, जहानाबाद दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। चलिए देखिए अकबर ने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की, तो 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। सिरे अकबर के लेखक कौन थे, तो दारा सिकोह जो है प्यारे बच्चों सिरे अकबर के लेखक थे। तुलसीदास समकालीन थे किसके, तो अकबर के, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया कब, तो 1562 में। सिर्फ यही नहीं कि अकबर ने 1565 में दास प्रथा का अंत किया था, अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली, तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, तो 1563 में। अकबर की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब की थी, तो 1571 में। इबादत खाने की स्थापना कब की, तो 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब हुआ, तो 1578 में। मजहर की घोषणा कब हुई, तो 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई, तो 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई, तो 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई प्यारे बच्चों 1585 में। तो पूरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। आ जाइए देखिए बात करें आगे। अगर मैं बात करूं तो गौर कीजिएगा, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया, तो अकबर ने किया। दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया, तो 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था प्यारे बच्चों। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में, सही है। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी रामानुजाचार्य के द्वारा। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो विलियम हॉकिंस था प्यारे बच्चों। 1608 से 1611 तक रहा। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो पक्षियों के थे उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। तो ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। मैं सारी चीजें फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था प्यारे बच्चों। शाहजहां की अगर बात करूं तो शाहजहां के समय में ही तख्ते ताउस का निर्माण हुआ था, ठीक है। अर्थात मयूर संगासन का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में औरंगजेब हाथियों से कड़िलवा कर प्यारे बच्चों आपका दिल्ली ले जाता है। शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है। तो अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, तो शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिकोह, उसे लघु अकबर कहा जाता था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी किसे कहा जाता है, तो शाहजहां के समय को ही कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है मीर जुमला के द्वारा उपहार में प्राप्त हुआ था। लाल किले का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण इसी ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा शाहजहां के बारे में समझा, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे। देखिए शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, तो खुर्रम नाम था। शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो जगत गोसाई नाम था।
शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था, तो आगरे के किले में रखा था। और एक दिन उसने ये कहा कि भाई मुझे ताजमहल देखना है। किसने कहा? शाहजहां ने। तो इसने ताजमहल नहीं दिखवाया लाल किले से, ठीक है, ताजमहल नहीं दिखवाया, और उसी किले को थोड़ा तोड़वाकर उसमें शीशा लगा दिया, बोला यहीं से देखो, पास से नहीं दिखवाया, ठीक है। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे, ठीक है। हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो याद रखना, दारुल इस्लामी था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो मीर बाकी ने करवाया था प्यारे बच्चों। किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। बाबर का एक सेना नायक था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था तो अकबर ने बनवाया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। बात हुमायूं की हुई है प्यारे बच्चों, एक बात समझना, हुमायूं के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, हुमायूं के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, ठीक है। कौन सा? तो स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये भारत का प्रथम दोहरे गुम्बद वाला मकबरा था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। माना जाता है कि जो है लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह सूरी इन दोनों का बहुत तगड़ा कनेक्शन था, ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कभी बनी नहीं थी। कई बार शेर शाह सूरी ने इसे भगाया, भगाने के बाद बीच में शासन भी इसने छीन लिया था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी। शेर शाह के शासन में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो शेर शाह सूरी बना था। कन्नौज का युद्ध जो था प्यारे बच्चों, वो बहुत ही भयावह युद्ध था, खासकर किसके लिए? तो हुमायूं के लिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा काम जीटी रोड का था, मतलब जो है जीटी रोड बनवाने का काम किया गया था किसके द्वारा? तो आप शेर शाह सूरी कहोगे। और एक समय ऐसा आता है कि कलिंजर को घेर लेता है शेर शाह सूरी और उसमें एक गोला दागता है, लेकिन वो गोला उसकी दीवार को नहीं भेद पाया, कलिंजर के किले को नहीं भेद पाया और उस दीवार से टकराकर इसी के ऊपर जो है गिर जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, बात करें, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक भी जो है हुमायूं था। सप्ताह में 7 दिनों 7 अलग रंग के कपड़े पहनने का जो नियम बनाया था वो हुमायूं ने बनाया था। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध में शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी को हुमायूं ने पराजित कर दिया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो हुआ था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में निर्माणाधीन रहा था, जिसका निर्माण मीरक मिर्जा गयास बेग ने करवाया था प्रधान कारीगर के द्वारा, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहदरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम प्यारे बच्चों सलीम था। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, उनका ही नाम जो है मेहरुन्निसा था, ठीक है। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण करवाया और इसमें जो प्रमुख सदस्य थे वो शहजादा खुर्रम को बनाया गया था। उसके बाद उनकी माँ असमत बेगम, फिर एतमादुद्दौला, फिर मिर्जा गयास बेग, फिर आसफ खां, इस प्रकार से जो है वो प्रभाव में 1627 तक लगभग रहा था। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में ही थी। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू करवाई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? तो विलियम हॉकिंस को भेजा और जहांगीर ने ही विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था किसका? तो कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, ठीक है।
मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? तो बादल खां के द्वारा बनाया गया था। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आगे हम औरंगजेब की। किसकी बात करेंगे? औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए औरंगजेब जो था वो शाहजहां और मुमताज का बेटा था, लेकिन शाहजहां से औरंगजेब की और औरंगजेब की शाहजहां से बिल्कुल नहीं बनती थी। चलो शाहजहां की तो थोड़ी बहुत बनती भी थी, लेकिन औरंगजेब जो है शाहजहां से बहुत नफरत करता था। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो दिलरास बानो बेगम, कौन? तो दिलरास बानो बेगम जिनका नाम रबिया बीबी था, के साथ इनका निकाह हुआ था। किसका? औरंगजेब का। गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। कहने का मतलब है ये जिंदा पीर था। कौन था? जिंदा पीर था। प्यारे बच्चों, मैं अगर बताऊं तो आगरे पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। आगरा पर सिंहासन किसका था? तो इनके जो पिता थे, शाहजहां का सिंहासन था। इन्होंने अपने पिता को मारने के लिए भरसक प्रयास किए, बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन इन्होंने कम से कम माना जाता है कि 6-7 बार तो जहर भेजा उनको पीने के लिए, लेकिन वो दूसरे लोगों ने पी लिया वहाँ जो शासन में थे और उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी ने 1679 में जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। देखिए जजिया कर एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से ये नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब आए 1679 ईस्वी में मारवाड़ में जजिया कर की वसूली के आदेश दे दिए। उसके बाद राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के शासन में हुई। कब? तो 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य भी जो है किया था। तो ये बात आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं आगे तो देखिए इसके अपने भाइयों से, जब इसको शासन में बैठना था तो अपने भाइयों से इसको 4 युद्ध करने पड़े थे। यहाँ 3 दिखे हैं, 4 युद्ध इसे करने पड़े थे। देखिए सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है, यह बहादुरपुर युद्ध 1658 में दारा और उसके भाई शाह गुजा के साथ हुआ। घरमट का युद्ध, ठीक है, 15 अप्रैल 1658 में दारा को औरंगजेब ने हरा दिया। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका प्यारे बच्चों 24 मई 1658 में दारा को औरंगजेब ने हरा दिया। जितने युद्ध हुए इनके भाइयों के साथ, सब में औरंगजेब जीता था। औरंगजेब को वीणा बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वीणा बजाते हुए इसने जो है सिक्कों को भी चलवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम महान मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। कहने का मतलब है इनके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम जो है साम्राज्य चलाते हैं। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद शाह, इसे सुंदर युवतियों के प्रति रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। देखिए मयूर सिंहासन की बात करें तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था प्यारे बच्चों, वो मोहम्मद शाह था। एक बात और ध्यान रखना है, औरंगजेब का एक ऐसा शासन था, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में ये समझ लो कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इसने ये समझ लो पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह द्वारा जो है जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराव मंदिर, इन तीनों मंदिरों को तोड़वा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या जो थी वो 20 मानी जाती है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वार्नियर औरंगजेब के चिकित्सक भी थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए औरंगजेब तक ही जो है मुगल शासन एक अच्छा और बढ़िया शासन चला था। उसके बाद जो है औरंगजेब समाप्त हो गया था। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये मुगल शासन का जो है एक न्यू
वो समाप्त हो गई थी। फिर तो ये नाम मात्र का ही रह गया था, ऐसे ही चल रहा था, कोई इतनी वो नहीं थी इसमें ज़्यादा कि मतलब दबाव बनाया जा सके। और इन मुगलों की कमी की वजह से ही जो है भारत में अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है राज किया। ठीक है, मुगल कालीन मुहरों के बारे में बताऊं तो मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। ठीक है, इलाही ये सोने का गोल आकार का सिक्का था। ठीक है ना। संसब की बात करें तो अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, 101 तोले का था, आप ये समझ लो संसब। रहस्य की बात करें तो ये गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था, ये 5.5 तोले का था। अतमाह 25 तोले के सोने के सिक्कों को कहा जाता था। विनसात प्यारे बच्चों 20 तोले के सोने के सिक्कों को कहा जाता था। रुपया चांदी का सिक्के को कहा जाता था। जलाली ये चांदी के सिक्के को कहा जाता था। अकबर का जो काल था उसमें 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार करते थे। ठीक है, रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे ताकि युद्ध वगैरह में ये अच्छा खासा नेतृत्व कर सकें। ये बात ध्यान रखना। अगर मुगल सेना में 4 भागों की बात करूं, जैसे कि एक पैदल सेना होती थी लड़ाई फड़ाई के लिए, ठीक है, पैदल सेना होती थी, एक घुड़सवार सेना होती थी, एक तोपखानची होते थे, एक हाथी सेना होते थे। तो इन्होंने 4 गुटों में जो है युद्ध की रणनीति को फैला रखा था। ठीक है, लेन देन के लिए बात करें तो तांबे के दाम का प्रयोग होता था, रुपया में 40 दाम होते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे अगर बात करें तो सर्वाधिक इनका जो हिसाब किताब था, कपड़े का उद्योग था, ददनी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में भी उगाई जाती थी। अफीम भी जो है उस समय बहुत अच्छा खासा मात्रा में होता था। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई। आगे देखिए ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना की बात करें तो 20 जून 1756 ईस्वी की घटना है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों ब्लैक होल के बारे में। तो देखिए, ब्लैक होल की घटना कलकत्ता अर्थात अब कोलकाता में 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। इस घटना में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी जेल में रात भर कैद रखा। कहने का मतलब है इस घटना में कई आरोपी लोगों को कैद कर लिया गया था, कई लोग मारे गए। इस घटना में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, और इनमें से मुख्य था हॉलवेल नाम का एक ऑफिसर। माना जाता है कि जब उसको खोला गया बंदी बनाने के बाद तो उसमें 23 ही बच पाए थे। ये बहुत बड़ी रणनीति थी, आप ये समझ लो। ठीक है, बाकी सब मर गए। एक छोटा सा कमरा था, उसमें ऑक्सीजन जाने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, अगला आ जाइए प्यारे बच्चों। देखिए, अगला बात करें प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के मध्य हुआ था। अगर ब्रिटिश की तरफ से बात करें तो उसका नेतृत्व जो किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखाधड़ी की थी। ठीक है, और उन्होंने दल बदल कर लिया। इस युद्ध में मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। इस युद्ध में अंग्रेजी प्रतिद्वंदियों फ्रांसीसी को बाहर कर दिया गया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत करने का एक बहुत ही बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक टारगेट कंप्लीट होने वाला काम था। ठीक है, प्लासी जो था प्यारे बच्चों ये भागीरथी नदी के किनारे था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नादिये जिले के मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ जाइए आगे। अकबर सेकंड अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह था। ठीक है, अकबर द्वितीय या सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। करनाल का युद्ध प्यारे बच्चों, तो देखिए करनाल का युद्ध जो था वो 15 मार्च 1739 ईस्वी को हुआ था। करनाल का युद्ध जो है कुछ जगह आपको 24 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 24 फरवरी 1739 ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और फारस के शासक नादिर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है माना जाता है कि नादिर शाह विजयी हुआ। नादिर शाह जो था फारस के अफसरयाब वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद शाह जो है ये कला के महान संरक्षक थे।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। नादिर शाह इस युद्ध में शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया था और उसमें हीरा भी शामिल था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए बात करें, ये युद्ध पूर्वी पंजाब में अब हरियाणा करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह व मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में। देखिए मराठा साम्राज्य की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उसके कर्ता धर्ता थे, जनक थे। तो मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी था और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास थे। ठीक है, शिवाजी महाराज का विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ जो है हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच जो है जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। देखिए छत्रपति शिवाजी का मुगलों के साथ बहुत ही तगड़ा संघर्ष होता है। किसके साथ? मुगलों के साथ। अगर थोड़ा सा भारतीयों का साथ मिल जाता तो हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी जो है मुगलों को ये समझ लीजिए रुला रुला कर मारते। आप ये समझ सकते हो। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने युद्धों में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है उपयोग किया करते थे। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया गया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है।